हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि जो आप जीके के सेक्शनल टेस्ट लगाते हो उसका एनालिसिस कैसे करना है। क्योंकि देखो, एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, सेक्शनल टेस्ट लगाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसका एनालिसिस करना। तो जो बच्चे बिगनर्स होते हैं उन्हें समझ में नहीं आता कि एनालिसिस में हमें क्या क्या नोट डाउन करना है, क्या क्या नोट डाउन नहीं करना है। तो आज मैं आपको जीके का एनालिसिस करके बताता हूँ कि कैसे हम जीके का एनालिसिस करते हैं, क्या चीज़ें हमें नोट डाउन करनी चाहिए, क्या चीज़ें हमें स्किप करनी चाहिए। सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। तो देखो, यहाँ पर मैंने ये टेक्स्ट बुक ओपन कर लिया है, और जब मैं टेक्स्ट बुक को ओपन करने के बाद ये जो टेस्ट वाला सेक्शन है इसमें जाऊँगा, तो यहाँ पर हमारा ये जीके का प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट सीरीज है। यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर्स पे क्लिक करने के बाद अगर हमने एमटीएस के लगाने हैं तो हम एमटीएस पे जाके क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये पहला ये एक कैंडिडेट का मैंने यूजर आईडी लॉगिन लिया है, तो उन्होंने ये पहला सेक्शनल टेस्ट उन्होंने लगा नहीं रखा था, तो उनसे बोला गया था कि भाई आप लगा के तब भेजो, क्योंकि इन्होंने देखो सिर्फ पहला ही लगाया है ये। तो ये कहने के बाद लगाया था कि भाई इसे लगाओ, फिर देखते हैं। तो इनका काफ़ी अच्छा स्कोर है, रैंक इनकी 438 है, मतलब 90 परसेंटाइल से में भी ऊपर ही होगी। और 45 नंबर्स हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं अगर आप जीके के अंदर बात करते हो। अब हम एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस वाला पार्ट देखेंगे कि इसका एनालिसिस कैसे करते हैं। तो एनालिसिस पे जब हम सॉल्यूशंस पे जाएंगे, पहला क्वेश्चन क्लिक करेंगे, और देखो यहाँ पर मैं कोई भी आपको अपना दिमाग यूज नहीं करूँगा। अगर आप बिगनर हो, रिपीटर्स हो, तैयारी करो, आपको किस सोच से सोचना है, आपको कैसे क्वेश्चन लगाना है, इसमें मैं आपको अपने तरफ से कुछ ऐड ऑन करके नहीं बताने वाला हूँ। क्योंकि फिर वो नॉलेज हो सकता है कि आपको ना हो, तो फिर बोलोगे कि भैया हमको सिर्फ इसी में रह के एनालिसिस करना है कि कैसे हम एनालिसिस करें। तो जो भी है मैं इसी के सॉल्यूशन और इन्हीं सभी चीज़ों पर यहाँ पर बात करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, अ पार्टी रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। मैं दोनों को हिंदी और इंग्लिश में दिखा दूंगा। ठीक है, सपोज आपको इसका आंसर नहीं पता, पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि एक जो पार्टी है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड करती है, वो रिकॉग्नाइज करने के लिए दैट सिक्योर एट लीस्ट ऑफ द टोटल वोट्स in the general election to Lok Sabha or Legislative Assembly in 4 or more states in addition to winning 4 Lok Sabha seats is called a national party। मतलब इलेक्शन कमीशन किसी जो पार्टी है जिसको रिकॉग्नाइज करता है, कब किस कंडीशंस में नेशनल पार्टी कहेगा। ठीक है, वो यहाँ पर आपको बताना है। अब सपोज देखो, ये क्वेश्चन आपने गलत कर दिया, आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, मैं भी यहाँ पर आपको नहीं बता रहा हूँ कि ये कितने परसेंट आंसर होगा इसका। ठीक है, अब आपने ये क्वेश्चन गलत कर दिया, तो इसको आपको नोट डाउन करना है या नहीं। तो देखो, सबसे पहले हम व्यू सॉल्यूशन में जाएंगे और हम देखेंगे इसका आंसर है 6%। तो आपको अब एनालिसिस कॉपी में क्या लिखना है वो यहाँ पर बताता हूँ। चलो हम थोड़ा सा नोट पैड भी ओपन कर लेते हैं, जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, ठीक है, यहाँ पर हमने नोट पैड भी ओपन कर लिया। सपोज ये आपकी जो है एनालिसिस कॉपी है। ठीक है, जस्ट वेट अ सेकेंड, लॉक कर लेते हैं। ओके, ठीक है, अभी यहाँ पर हम एक बार मैं पहले इंग्लिश में बताता हूँ, फिर हिंदी में भी बता दूंगा। ठीक है, अ पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन यही था ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कब एक नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो आप यहाँ पर यही हेडिंग डालो, अ पार्टी इज, जैसे आप क्या करो, एक एनालिसिस कॉपी बनाओगे और उसमें ऐसे करते चले जाओ, ऐसा कोई अलग से हेडिंग नहीं डालना है। जस्ट वेट अ सेकेंड। ठीक है, अलग से उसमें कोई आपको हेडिंग नहीं डालना है कि कोई अलग से हेडिंग डालने जा रहे हो, बस ये डालो, अ पार्टी रिकॉग्नाइज्ड। अपनी भाषा में भी कुछ और लिखना चाहते हो वो भी लिख सकते हो, रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी, रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी इफ। अब इफ करने के बाद अब आपको देखो इसमें क्या क्या दे रखा है, सिर्फ हम टेक्स्ट बुक के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे उससे पहले थोड़ा सा। ठीक है, टेक्स्ट बुक के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हमारा है सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स। मतलब कि जो टोटल वोट्स हैं, जो आपके टोटल वोट्स हैं उसका कितना आना चाहिए, 6%। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको लिखना है कि टोटल वोट्स का कितना आना चाहिए, एटलीस्ट 6% आना चाहिए, 6% एटलीस्ट। ठीक है, मैं वैसे बता रहा हूँ जैसे मैं एनालिसिस करता था, जैसे मैं नोट डाउन करता था कि एक पार्टी नेशनल पार्टी कब कहलाएगी, कि 6% एटलीस्ट क्या आने चाहिए,
आपके 6% एटलीस्ट वोट आने चाहिए इन जनरल इलेक्शन टू लोकसभा, जो जनरल इलेक्शन होते हैं लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में। किस में? 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट्स में। तो ये भी क्वेश्चन याद रखना है 4, क्योंकि कभी आपसे स्टेट के बारे में भी अगला क्वेश्चन बना सकता है, पूछ सकता है। यहाँ तो परसेंटेज पूछ ली, कितनी टोटल वोट्स के कितने % आने चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछ सकता है कि कितनी स्टेट में 2 और मोर स्टेट दे देगा, 1 और मोर स्टेट दे देगा, एक 3 और मोर स्टेट दे देगा, एक 4 और मोर स्टेट दे देगा। तो उसका आंसर क्या आना चाहिए? 4 और मोर स्टेट, 4 और मोर स्टेट। ये सारी कंडीशन आप लिख लो और देखो और पढ़ो इसमें क्या है। इन एडिशन टू द वोट परसेंटेज द पार्टी मस्ट ऑल्सो विन एटलीस्ट 4 लोकसभा सीट्स। और यहाँ पर जो आपकी वोट परसेंटेज के साथ साथ पार्टी को कितनी सीट यहाँ पे जीतनी पड़ेंगी, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इन एडिशन टू वोट परसेंटेज, ये सेम लाइन यहाँ पे कॉपी कर सकते हो। इन एडिशन टू वोट परसेंटेज द पार्टी मस्ट ऑल्सो विन एटलीस्ट 4 लोकसभा सीट। तो यहाँ पर लिख सकते हो इन एडिशन टू वोट परसेंटेज, इन एडिशन टू वोट परसेंटेज, कहने का मतलब है सेम आपको आगे ये कॉपी करना है। यहाँ पर ये सारी स्टेटमेंट कब किसके लिए कहला रहे हो कि कोई नेशनल पार्टी कब कहलाएगी। उसके बाद रिकॉग्निशन एज ए नेशनल पार्टी प्रोवाइड्स द पार्टी विद द सेवरल प्रिविलेजेस इंक्लूडिंग कॉमन सिंबल फॉर कैंडिडेट अक्रॉस इंडिया। तो ये तो आपको पता ही है कि जब किसी को नेशनल पार्टी बोला जाएगा तो उसे एक सिंबल दिया जाता है। नेशनल पार्टी हैव द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस नेशनल पॉलिटिक्स। तो ये सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। एज ऑफ द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इंडिया हैज़ 8 रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी। ये लिखो, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि टोटल नेशनल पार्टी कितनी है, टोटल नेशनल पार्टी कितनी है, ठीक है, टोटल नेशनल पार्टी है हमारी 8, ठीक है। तो ये हमारा फैक्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा नीचे जाते हैं, ये रफ हो जाएगा फिर, चलो कोई नहीं, मतलब वो नोट डाउन कर लेना, वो रफ हो जाता है उसे हटाने से। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में है आपका कि जस्ट वेट अ सेकेंड, स्टेट पार्टी रिकॉग्निशन। टू बी रिकॉग्नाइज एज अ स्टेट पार्टी, अ पार्टी मस्ट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा इलेक्शन इन द स्टेट। इट मस्ट विन एटलीस्ट 2 सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। अब देखो यहाँ पर ये नेशनल पार्टी थी, अगर आपको स्टेट पार्टी रिकॉग्निशन करना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए आपका, देखो वो तो 6% तो सेम है, लेकिन वहाँ पर 4 सीट इन लोकसभा थी नेशनल पार्टी के लिए, इसमें 2 सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो ये भी लिख लो, ये पॉइंट भी यहाँ पे लिख लो, ठीक है। अगर इसे देखते हैं कि इसमें कुछ है सिंबल एलोकेशन, नेशनल एंड स्टेट पार्टी आज ग्रांटेड एक्सक्लूसिव सिंबल फॉर देयर कैंडिडेट, ठीक है, ये कोई इतना लिखने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अब जैसे यहाँ पर देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आप पढ़ रहे हो, ठीक है, एक एक क्वेश्चन को एनालिसिस करने पर टाइम दिया करो। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ढेरों सवाल बनते हैं। अब देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ए ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, ठीक है, अगर आप पॉलिटी पढ़ोगे, चलो ये तो आपको पता होगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एडमिनिस्ट्रिंग इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया, अब इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कराएगा। इट इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब देखो यहाँ पर कभी कभी ऐसे भी सवाल बन जाते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो किस किस के यहाँ पर इलेक्शन आपके कराता है। तो देखो अगर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं ना, तो इलेक्शन कमीशन यहाँ पर पार्लियामेंट के इलेक्शन कराता है, स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन कराता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन कराता है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कराता है। कभी कभी उसमें ऐसे इलेक्शन दे देगा जो वो कराता ही नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस किस के इलेक्शन कराता है वो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। और अगर आपने मतलब लिख सकते हो यहाँ पर, और आपने अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पहले पढ़ा हुआ है, अगर आपने पॉलिटी पढ़ी हुई है, पॉलिटी नहीं पढ़ी है तो इतना ही नोट डाउन करो, लेकिन अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस आर्टिकल में आता है वो आपको याद होना चाहिए। नहीं याद है तो नोट डाउन करो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मल्टी मेंबर्ड है या सिंगल मेंबर्ड है, अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है। अगर आपने पहले पढ़ चुके हो, देखो पहले पढ़ चुके हो तभी आपके माइंड में डाउट आएंगे। अगर आपने पहले पॉलिटी कभी पढ़ी नहीं तो सिर्फ इतना दे रखा है उतना ही नोट डाउन कर लो, और अगर आपने पॉलिटी पहले पढ़ रखी है तो आपको सारी चीज़ें फिर यहाँ पर
जो पता है वो नहीं लिखनी है, जो नहीं पता वो लिखनी है। जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल याद करो, नहीं याद आ रहा, मोबाइल में गूगल पे सर्च करो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल में आता है। ठीक है, मल्टी मेंबर बॉडी कब बनी थी, देखो आपने पहले पढ़ी होगी, हो सकता है कि आपको नहीं याद आ रहा, तो गूगल से देख के सर्च करो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मल्टी मेंबर बॉडी कब बनी थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अभी करंट चेयरमैन कौन है, अगर आपको याद आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना गूगल से देख के लिखो। तो ये होता है इस तरह से यहाँ पर एनालिसिस करना। सारी चीज़ें जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर मिलेंगी, है ना, आपको कुछ चीज़ें गूगल से भी देखनी पड़ेंगी। बस आपको ये देखना है कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एक क्वेश्चन को एनालिसिस करने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन आप, एक बार मैं फिर कह रहा हूँ कि एक ही सेक्शनल टेस्ट लगाओ, लेकिन उस सेक्शनल टेस्ट को अच्छे से एनालिसिस कर लो। जरूरी नहीं है कि 4 लगाओ, जीके में जितने कम लगाओ उतना ठीक है, 2 भी लगाओगे, मैक्सिमम 2 लगाओ और मिनिमम एक सेक्शनल टेस्ट लगाओ। ठीक है, और उसका एनालिसिस करने में अच्छे से टाइम दो। अब आगे देखते हैं, अगर हम आगे बढ़ते हैं, विच म्यूजिकल डुओ इज अ पार्ट ऑफ ख्याल सिंगिंग लाइनेज ऑफ बनारस घराना। अब जैसे इन्होंने यहाँ पर सलामत अली एंड नजाकत अली लगाया था, बट इनका आंसर है राजन एंड साजन मिश्रा। तो यहाँ पर अब ये नोट डाउन करने वाली चीज़ें हैं। यहाँ पर आप जस्ट, जैसे ये आपने एनालिसिस कॉपी में सपोज पहला क्वेश्चन ही लिख रहे, तो जितना आपने किया ठीक है, उसके बाद क्या करा करो कि थोड़ा सा 2-3 लाइन का गैप छोड़ दो, क्योंकि कभी अगर इस टॉपिक से, नेशनल पार्टी से कभी सवाल आए तो आपको याद आए कि हाँ नेशनल पार्टी, क्योंकि आप इसका रिवीजन करते रहोगे, फिर आपको याद आए कि हाँ यार नेशनल पार्टी तो मैं पहले कर चुका हूँ, चल वहीं ये फैक्ट नोट डाउन कर लेता हूँ, तो वहाँ पीछे आए और वहाँ नोट डाउन कर लिया। फिर 2-3 लाइन छोड़ के दूसरा जैसे क्वेश्चन लिख दिया कि बनारस घराना, बनारस घराना, वहाँ पर सामने इन दोनों का नाम लिख दिया। बस आपको याद रहेगा कि हाँ राजन एंड साजन मिश्रा किससे हैं, बनारस घराना से हैं। ठीक है, और यहाँ पर जस्ट वेट अ सेकेंड, एक सेकेंड, ये हमारा थोड़ा सा जस्ट एक सेकेंड दीजिए। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर आपने सबसे पहले तो ये लिख लिया। अब इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पढ़ो, देखो हिंदी में, हाँ देख लेते हैं, हमने हिंदी में नहीं देखा, जस्ट वेट अ सेकेंड। हमने लास्ट क्वेश्चन देखो, हिंदी में भी सेम वैसे ही करना है कि आपको लिखना है यदि कोई लोग, यदि कोई जैसे कि यहाँ पर आपका जस्ट वेट, यदि कोई चल क्यों नहीं रहा ये, यदि कोई दल लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में कुल मतों को कम से कम 6% प्राप्त करता है तो उसे भारत का चुनाव आयोग राष्ट्रीय दल, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है कि किसी पार्टी को राष्ट्रीय दल कब कहते हैं, तो वहाँ पर ये सारे फैक्ट लिखने हैं जो हमने अभी बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे और हम पहले हिंदी में ही देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अब इस क्वेश्चन को रिपीट करेंगे तो काफ़ी टाइम चल जाएगा। तो यहाँ पर देखो, संगीत युगल मतलब बेसिकली पेयर, बनारस घराना, तो सबसे पहले आपको क्या लिख लेना है, बनारस घराना लिख लेना है इधर, बनारस घराना, घराना, वहाँ पर इन दोनों के नाम लिख लेना है कि ये किससे बिलोंग करते हैं, राजन और साजन मिश्रा से। मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सी चीज़ आपको नोट डाउन नहीं करनी, और अगर आपको पता है ये तो आपको नोट डाउन नहीं करनी है, मैं उस केस में बता रहा हूँ जब आपको नहीं पता है। ठीक है, अब यहाँ पर दे रखा है राजन और साजन मिश्रा बनारस घराने में ख्याल शैली के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे। तो देखो, इतना ख्याल शैली भी नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनके योगदान के लिए उन्हें 2007 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। क्या ये दो पद्म भूषण वाला लिखना है, देखो हर इंसान को जो बिलोंग करते हैं आपके घराना से, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से, इन सबको कहीं ना कहीं मिल चुके हैं, तो अब सबके आप पद्म भूषण नहीं याद कर सकते, पेपर में पूछा जाता है। अगर आप करना चाहते हो तो लिख सकते हो कि इनको 2007 में पद्म भूषण मिला था। ठीक है, 2007 में इनको पद्म भूषण मिला है, ये चीज़ आप लिख सकते हो। लेकिन देखो, इतने सारे पद्म विभूषण मिले हुए हैं लोगों को कि आप याद नहीं कर पाओगे, इसलिए इसको आप अवॉइड ही किया करो। ठीक है, इस जोड़ी ने भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रतिष्ठित संगीत कार्यक्रम और उत्सवों में प्रदर्शन किया, तो ये लाइन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। राजन और साजन मिश्रा अपने बेहतरीन स्वर, समन्वय और प्रदर्शन में भावात्मक गहराई के लिए जाने जाते हैं, तो ये भी पेपर में नहीं पूछता है, इस तरह का कोई यहाँ पर आपको पूछने की मतलब लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आगे देखते हैं, ख्याल, ख्याल शास्त्रीय, जैसे ये यहाँ पर अलग अलग घराना के बारे में दे रहा, मतलब चीज़ों के ख्याल क्या होता है, बनारस घराना, पद्म भूषण, भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं।
ख्याल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक रूप है जो दो भागी संरचना द्वारा विशेषता अस्थाई और अंतरा। ठीक है, ये तो यहाँ पर अब देखो, आपको ख्याल के बारे में, ख्याल सिंगिंग के बारे में, या ख्याल जो आपका संगीत है, जैसे इंग्लिश में संगीत बोलते हैं, अगर उसके बारे में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि ये दो भागी संरचना द्वारा विशेषता है, एक अस्थाई और एक अंतरा। ठीक है, अगर मैं इंग्लिश में करता हूँ इसको, ख्याल इज अ फॉर्म ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक इज दैट इज करेक्टराइज्ड बाय अ टू पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब किस किस से मिलके बना है, या कितने करेक्टर में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, करेक्टराइज्ड कर सकते हैं। तो एक अस्थाई और एक अंतरा। अब ये अस्थाई और अंतरा क्या होता है ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इट अलाउज फॉर एक्सटेंसिव इम्प्रोवाइजेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ वेरियस इमोशन। ये देखो, अब कोई भी सिंगिंग है, कोई भी डांस है, वो सारी चीज़ें एक्सप्रेशन ही करते हैं वेरियस इमोशन को। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखने को आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, और इतना आपको एडिशनल अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना इसमें काफ़ी है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन अ सलामंदर एंड अ हाउस वॉल लिजार्ड अपार्ट फ्रॉम देयर हैबिटेट। तो बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है कि जो सलामंदर होता है और बॉल लिजर्ड होती है जो घर में होती है, उसमें उनके हैबिटेट को छोड़ दिया जाए तो और क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर इनका आंसर इन्होंने जो लगाया था वो सही है, लेकिन हम देखते हैं इन्होंने यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है एग लेइंग फीचर, कोल्ड ब्लड, स्केल्स ऑन द स्किन, थ्री चैम्बर्ड हार्ट। अगर देखो, अगर आप सपोज आपने ये आंसर लगाया, दो बेसिस पे लगाया होगा कि एक तो हो सकता है कि आपने गैस लिया हो, तुक्का मारा हो कि ठीक है भाई ये कोल्ड ब्लड हो नहीं सकता, थ्री चैम्बर्ड हो नहीं सकता, इस दो में कंफ्यूज हो गए और चलो ये कर देता हूँ, है ना। एक केस तो ये है। अगर ये केस है तो आप फिर नोट डाउन कर लो, जैसे आप तीसरा पॉइंट बना के नोट डाउन कर लो कि क्या क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन अ सलामंदर, हिंदी वाले हिंदी में लिख सकते हैं, देखिए हिंदी में भी सॉल्यूशन होता है, सलामंदर एंड अ हाउस लिजर्ड एंड अ हाउस बॉल लिजर्ड। ठीक है, तो अब इसमें तुम कौन कौन सा पॉइंट बना सकते हो। देखो, एक तो इनकी वो कह रहा है कि हैबिटेट के अलावा, तो हैबिटेट अलग होती होगी, डिफरेंस होता होगा, तभी तो वो बता रहा है। तो एक तो हैबिटेट का डिफरेंस होता है, एक स्केल्स ऑन द स्किन, कि दोनों की स्किन पे जो स्केल्स होते हैं वो अलग अलग होता है, स्केल्स ऑन द स्किन। तो यहाँ तो आपको इससे मिल गया। अब इन्फॉर्मेशन में देखो कि क्या आप इन्फॉर्मेशन में क्या इंपॉर्टेंट है जो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो जैसे सलामंदार हैव स्मूथ, सलमंदर्स हैव स्मूथ मोइस्ट स्किन विदाउट स्केल्स, मतलब सलमंदार के जो स्केल्स नहीं होते हैं। ठीक है, विच हेल्प्स इन कंटिन्यूअस रेस्पिरेशन ब्रीथिंग थ्रू द स्किन। तो आप लिख सकते हो कि जो सलामंदार होता है उसकी मॉइस्ट स्किन होती है, स्मूथ होती है, और कोई भी उसके ऊपर स्केल्स नहीं होता। वहीं पर जो हाउस लिजार्ड देखोगे उसकी ड्राई स्किन होती है, स्केली स्किन होती है, स्केल्स होते हैं दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डेसिकेशन एंड प्रोवाइड अ बैरियर अगेंस्ट प्रीडेटर्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो। पहले एक पॉइंट सलामंदार के बारे में और एक पॉइंट यहाँ पर हाउस वॉल लिजार्ड के बारे में लिखकर। ठीक है, और यहाँ पर अब अगर हम और क्वेश्चन देखते हैं, द एब्सेंस ऑफ द स्केल्स इन सलमंदर अलाउ देम टू लिव इन मोइस्ट। तो कोई मतलब इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, तो ये सारे पॉइंट यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम नीचे देखते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, कोल्ड ब्लडेड नेचर, एग लेइंग फीचर। ठीक है, तो यहाँ पर कोल्ड ब्लडिंग नेचर बोथ सलमंदर एंड लिजर्ड। अब इतना ज़्यादा डेप्थ में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप इसको भी यहाँ पर स्किप कर सकते हो, इसको भी यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल इज नॉट रिटिन बाई अरविंद अडिगा। ठीक है, सपोज आपको इसका आंसर नहीं पता, आपने सपोज इसका गलत लग दिया। अब इसमें नोट डाउन में आपको क्या करना है, आपको एक पॉइंट बनाना है। अब इसमें से बोला है कि कौन सी किताब नहीं लिखी गई है, और जब आप इसका आंसर देख रहे हो तो आपको पता है कि इंग्लिश टीचर है, तो ये इसने नहीं लिखी है, कहने का मतलब है ये तीन लिखी हैं। तो हो सकता है कि अगले पेपर में, कभी आपके पेपर में ये पूछ लिया जाए कि अरविंद अडिगा ने, जो कि वाइट टाइगर तो बहुत ज़्यादा पूछता है, आपसे ये पूछ सकता है कि अरविंद अडिगा ने इन में से कौन सी किताब लिखी है, और उनमें से इन तीन किताब में से कोई एक नाम हो। तो आप यहाँ पर लिखो अरविंद, पॉइंट बना के अपनी एनालिसिस कॉपी में, अरविंद अडिगा रोट, अरविंद अडिगा रोट। अब यहाँ पे आप डाल दो, जैसे कि लास्ट मैन इन टावर,
लास्ट मैन इन टावर, फिर उसके बाद द वाइट टाइगर और सिलेक्शन डे। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर आप नोट डाउन करके लिख सकते हो। अब देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या है। अब जैसे देखो यहाँ पर ये पूछ लिया कि कौन सी किताब यहाँ पर इसके द्वारा नहीं लिखी गई है, इंग्लिश टीचर नहीं लिखी गई है, तो इंग्लिश टीचर किसके द्वारा लिखी गई है, तो उसका भी पॉइंट बना लो। अगली बार भी पूछ सकता है कि इंग्लिश टीचर किसने लिखी है, ठीक है। तो यहाँ पर द इंग्लिश टीचर इज रिटन बाय द रिनोइड इंडियन ऑथर आर के नारायण ने लिखी है, ठीक है। आर के नारायण इज फेमस फॉर हिज बुक फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन ऑफ मालगुड़ी, ठीक है, पब्लिश्ड इन 1945। तो यहाँ पर ये अपने जो साउथ इंडियन टाउन्स ऑफ मालगुड़ी है, मालगुड़ी के लिए आर के नारायण बहुत फेमस है, ये किताब काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, तो ये इनके बारे में लिख लो, ठीक है। द इंग्लिश टीचर इज अ पार्ट ऑफ नारायण ट्रायोलॉजी विच इंक्लूड स्वामी, फ्रेंड्स एंड बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो ये पॉइंट इतना नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो इन ऑथर्स के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में दे रखा है। अब देखते हैं इसमें तो कुछ ऐसा नहीं है कि जो इम्पोर्टेंट हो। जैसे अरविंद अडिगा के बारे में, ही इज इंडियन ऑथर जर्नलिस्ट हु वॉन द मैन बुकर प्राइज इन 2008 फॉर हिज डेब्यूट नॉवल द वाइट टाइगर। देखो इसके लिए ना मैन बुकर प्राइज मिला है और इसीलिए ये किताब सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। तो जहाँ आपने जैसे लिख रहे हो कि अरविंद अडिगा की कौन सी किताब लिखी, जैसे तुमने द वाइट टाइगर लिखा था अभी, है ना, द वाइट टाइगर लिखा था, तो उसके आगे ही लिखो कि इसके लिए इन्हें मैन बुकर प्राइज भी मिला है, मैन बुकर प्राइज भी मिला है 2008 में। ऐसे शॉर्ट में बना के लिख लो, ठीक है। हिज वर्क्स ऑफन एक्सप्लोर थीम सच एज क्लास स्ट्रगल, पॉवर्टी एंड द सोशियो इकोनॉमिक लैंडस्केप ऑफ इंडिया। तो इतना डेप्थ में नहीं पूछेगा कि ये किस पे फोकस करती हैं इनकी किताबें, ठीक है। आर के नारायण, ठीक है, आर के नारायण फुल नेम सब ये है, ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं है ये नोट डाउन करना। लीडिंग फीचर ऑफ अर्ली इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश, क्रिएटेड द फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुड़ी, फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुड़ी ये इन्होंने लिखी है, विच सर्व एज अ सेटिंग फॉर मैनी ऑफ हिज नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज। तो इनके बारे में ये लाइन हम मालगुड़ी के बारे में पहले ही देख चुके हैं, तो वो अब यहाँ पर कुछ नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। द वाइट टाइगर, आर नोवल by Arvind Adiga that provides a darkly humorous perspective on the India's class struggle in a globalized world, adapted into Netflix film in 2021। तो इसके बारे में देखो यहीं ऐसे ही एरो बना के लिख लिया करो कि मैन बुकर प्राइज मिला 2008 में और नेटफ्लिक्स पर फिल्म बनी नेटफ्लिक्स फिल्म बनी 2021 में। कभी कभी पूछ सकता है ना आपसे पेपर में, तो आपको यही चीज़ें तो होती हैं जो एक टीचर आपको नहीं पढ़ाता है, चाहे कोई भी टीचर हो। ये सारी चीज़ें हमें एनालिसिस करने से, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो पढ़ने से नहीं एनालिसिस करने से आते हैं। अब ये मोस्ट प्रोबेबली आपको नहीं पता होगा ये मैन बुकर प्राइज, हाँ आपको ये तो पता होगा कि वाइट टाइगर अरविंद अडिगा जी ने लिखी है, लेकिन ये नहीं पता होगा कि इनको 2008 में मैन बुकर प्राइज मिला था, वो इसके लिए मिला था। हाँ अगर आपने डेप्थ में पढ़ा है आपको चीज़ें पता होंगी। तो ये सारी चीज़ें हमें एनालिसिस से करनी होती हैं, सारी चीज़ें हमें एनालिसिस से यहाँ पर सीखनी होती हैं, ठीक है। इसको भी यहाँ पर रफ ही कर देते हैं, आगे देख लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा साइड ही कर देते हैं, जस्ट वेट अ सेकेंड, यहीं बता देता हूँ आपको, ठीक है। हम किस क्वेश्चन पे थे, शायद 4th हो गया था, ठीक है। 5th देखते हैं। तो देखो यहाँ पर 5th क्वेश्चन है आपका, इन विच स्टेडियम डिड इंडियन क्रिकेटर सौरभ गांगुली टिक्स ऑफ एंड बेब हिज टी शर्ट। और देखो बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में इररेलीवेंट आते हैं, वो दो तरह से हो सकते हैं, या तो कभी उसके बारे में आपने पढ़ा लिखा हो, है ना, कभी आपने सुना। अब जैसे देखो ये क्रिकेट को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, ये वो बच्चे नहीं कर पाए होंगे जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, लेकिन ये क्वेश्चन उन बच्चों ने कर लिया होगा जो क्रिकेट को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। तो देखो जब भी आप पेपर दे रहे होते हो, मॉक लगा रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सब सवाल आएँ, खासकर जीके के अंदर। अगर आपको जीके के अंदर 25 में से 15 सवाल बना पा रहे हो ना, तो सिर्फ इतने ही बनाओ, तुक्का मारने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और जो इररेलेवेंट सवाल आते हैं उनको छोड़ दो। देखो क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है कि कोई टीचर आपको नहीं पढ़ाएगा। अब प्रीवियस ईयर पेपर में आ गया तो पढ़ा देगा, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर जब हुआ ही नहीं है, अब सपोज कोई नया क्वेश्चन इररेलेवेंट बनेगा, उसके बाद ही तो टीचर पढ़ा देगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन याद रखो। लेकिन कोई ऐसे नहीं पढ़ाएगा कि भाई ये आ सकता है, आने से पहले नहीं पढ़ाया होगा किसी ने कि उन्होंने टी शर्ट उतारी थी। तो ये दो लोगों को ही पता होगा कि या तो कभी पहले सुन लिया हो, कहीं पढ़ा हो, कुछ मतलब बहुत ज़्यादा कभी क्रिकेट के बारे में पढ़ रहे हो तब पढ़ा हो, या जो क्रिकेट को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सौरभ गांगुली ने जो अपनी टी शर्ट उतारी थी, वो जो आपका लॉर्ड्स का मैदान था इंग्लैंड में, वहाँ पे उतारी थी, ठीक है। तो मैंने बता दिया। अब आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो क्योंकि ये आ चुका है, तो इसको रिपीट होने के चांसेस हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ऐसा कुछ है जो हम नोट डाउन कर सकते हैं, चलो देखते हैं।
सौरभ गांगुली टुक ऑफ एंड बेब्ड हिज टी शर्ट एट लॉर्ड्स स्टेडियम इन इंग्लैंड। ठीक है, द इंसिडेंट अकर्ड इन 13 जुलाई 2002 ड्यूरिंग द नेट बेस्ट सीरीज फाइनल बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। जो आपकी एक सीरीज हो रही थी इंडिया और इंग्लैंड के बीच में। ठीक है, तो फाइनल जो फाइनल मैच होगा उसमें उतारी थी यहाँ पर। इंडिया चेज डाउन अ टारगेट ऑफ 326 विच बार सिग्निफिकेंट अचीवमेंट लेड टू गांगुलीज एक्जुबिरेंट सेलिब्रेशन। 326 अचीव कर लिया। तो देखो जरूरी ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है और ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। कितना स्कोर इतना पूछ लिया पेपर में, इससे ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछेगा। और भाई देखो ये सिंपल सी बात है कि लॉर्ड्स के मैदान में उतारी थी, तो बस इतना लिख लो कि कब उतारी थी। इंडिया इंग्लैंड की सीरीज चल रही थी और कब चल रही थी, 2002 में। बस इतना जा सकता है पेपर में। एनालिसिस करते वक्त आपकी खुद की भी समझ होनी चाहिए कि आपको कितना नोट डाउन करना है, कितना नोट डाउन नहीं करना है। ठीक है, और अब आपको दो चीज़ें पता हो गई। अब आपको ये भी पता होगी कि जो लॉर्ड्स का स्टेडियम है, लॉर्ड्स स्टेडियम है, वो कहाँ पर है, इंग्लैंड में। तो कभी अगर आपसे ये सवाल बनेगा कि लॉर्ड्स स्टेडियम कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए कि लॉर्ड्स स्टेडियम यहाँ पर इंग्लैंड में है। ठीक है, लॉर्ड्स स्टेडियम के बारे में अगर और चीज़ें देखें तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है लॉर्ड्स स्टेडियम नॉन एज होम ऑफ क्रिकेट। तो जहाँ आपने लॉर्ड्स स्टेडियम लिखा, जैसे आपने लिखा कि कहाँ उतारी थी उन्होंने, आपने लिख दिया लॉर्ड स्टेडियम इन इंग्लैंड। ये सेम लाइन आपने कॉपी की। अब यहाँ देखो कि लॉर्ड्स स्टेडियम को क्या बोलते हैं हम, होम ऑफ क्रिकेट भी बोलते हैं। तो ऐसे एरो बना के लिख लिया कि लॉर्ड्स स्टेडियम को क्या बोलते हैं, होम ऑफ क्रिकेट बोलते हैं। ठीक है, और इट इज़ ओन्ड बाई मैरिल वन क्रिकेट क्लब, इतना नहीं पूछेगा। इज़ द होम ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड इस्टेब्लिश्ड इन 1814। लॉर्ड्स होस्ट द टेस्ट मैचेस, वन डे इंटरनेशनल्स एंड अदर सिग्निफिकेंट इवेंट। तो ये सारी चीज़ें नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सौरभ गांगुली जी के बारे में अगर कुछ देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट है। सौरभ गांगुली ऑल्सो नॉन एज द प्रिंस ऑफ द कैलकाटा। तो अब जैसे आपने क्या लिखा पूरा सेंटेंस, आपने यही तो लिखा होगा सौरभ गांगुली वेव्ड हिज टी शर्ट। तो जहाँ आपने सौरभ गांगुली नाम लिखा है उस पर ऐसे एरो बना के लिख लो कि इनको प्रिंस ऑफ कैलकाटा के नाम से भी जाना जाता है, प्रिंस ऑफ कैलकाटा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब यहाँ पर कुछ इन्होंने आइकॉनिक मूवमेंट दे रखा है। ठीक है, आइकॉनिक मूवमेंट्स जैसे सच मूवमेंट इंक्लूड कपिल देव लिफ्टिंग द 1983 वर्ल्ड कप। अब देखो यहाँ पर अब आपको एक और चीज़ पता चल गई कि 1983 में किसने वर्ल्ड कप उठाया था, कपिल देव ने उठाया था। तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप गूगल करो कि 1983 में जो कपिल देव ने वर्ल्ड कप उठाया था, तो इंडिया ये कौन सा वर्ल्ड कप था जो जीती थी। तो वैसे तो फर्स्ट ही था, लेकिन अगर आपको नहीं पता, आप क्रिकेट से नहीं रिलेटेड हो, तो आप गूगल करके देखो कि 1983 वर्ल्ड कप। अब देखो वर्ल्ड कप इंपॉर्टेंट हो जाता है, और खासकर 2000 पहले से, मतलब 2010 से पहले की वर्ल्ड कप जितने हुए हैं। अब आईसीसी टूर्नामेंट हम ज़्यादा तो जीते नहीं हैं, तो अब आपको फर्स्ट वर्ल्ड कप के बारे में सारी डिटेल गूगल से निकालना शुरू करो कि फर्स्ट वर्ल्ड कप में जब हुआ था, मतलब जो इंडिया जीता था जो फर्स्ट वर्ल्ड कप 1983 में, उसमें कैप्टन कौन थे। ठीक है, तो आपको ऑब्वियसली बात है पता होगी तो ठीक है, नहीं तो आपको एक बार यहाँ पर गूगल कर लो कि कपिल देव कैप्टन थे, कौन कैप्टन थे। और यहाँ पर देखो मैं अपना कोई अलग से इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फिर आप बोल दोगे भैया ये तो आपको पता है इसलिए आप ऐसे कर रहे हो। मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ जो यहाँ लिखा है, और मैं आपको वो बता रहा हूँ जो आपको गूगल करना है। अब यहाँ को आपको जो फर्स्ट वर्ल्ड कप इंडिया जीता था उसके बारे में पूरा पढ़ना है। और उसके अलावा ये भी देख सकते हो, आपके मन में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि अच्छा भाई इंडिया अभी तक पहला वर्ल्ड कप तो 1983 में जीता था, दूसरा वर्ल्ड कप कब जीता था, तीसरा वर्ल्ड कप जीता था, कितने वर्ल्ड कप जीता है, तीसरा जीता भी है कि नहीं। तो ये सारे सवाल आप नोट डाउन क्या करो, क्योंकि यहाँ से सवाल बनते हैं। ठीक है, उसके बाद सचिन तेंदुलकर 100 इंटरनेशनल सेंचुरी। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं उनमें है एक सचिन सर का यहाँ पर 100वां जो इंटरनेशनल सेंचुरी थी। तो आपका फ़र्ज बनता है कि आप यहाँ पर गूगल करो और देखो कि सचिन तेंदुलकर ने जो 100 सेंचुरी मारी थी वो किस कंट्री के खिलाफ उनकी 100 सेंचुरी आई थी, कौन सी ईयर में मारी थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पेपर में पूछ सकती हैं। उसके बाद MS धोनी विनिंग 6 इन 2011 वर्ल्ड कप फाइनल। अब देखो MS धोनी यहाँ 2011 वर्ल्ड कप फाइनल की भी बात हो गई, तो ये 2011 वर्ल्ड कप के बारे में भी बात देखो कि 2011 वर्ल्ड कप कौन जीता। सपोज इंडिया ही जीता, इंडिया जीता तो किस कंट्री के खिलाफ जीता। ठीक है, फाइनल में किस कंट्री के खिलाफ खेल रहे थे। ठीक है, कहाँ पर हो रहा था 2011 का वर्ल्ड कप। तो ये सारी चीज़ें फिर आपको पता होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको एनालिसिस करने से और आपके माइंड में कितनी क्यूरियोसिटी है उस चीज़ को जानने की, वहाँ से आएंगी।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीएम स्वनिधि स्कीम इज रन बाई विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो पहला तो ये है कि अगर आपको पता है तो आपको इसके बारे में नोट डाउन लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको नहीं पता कि जो पीएम स्वनिधि है वो किस मिनिस्ट्री के द्वारा चलाई गई है, तो यहाँ पर आप नोट डाउन कर लो कि इस मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पे चलाई गई है। ठीक है, चलो आपने ये नोट डाउन कर लिया, लेकिन आपके माइंड में अब ये भी क्यूरियोसिटी आनी चाहिए कि जो पीएम स्वनिधि स्कीम है, चलो ये चलाई तो इस स्कीम के इसके थ्रू गई है, 2020 में चलाई गई है। तो यहाँ से दो सवाल तो हो गए कि ये स्कीम 2020 में चलाई गई है, तो कभी पेपर में ये भी पूछा जाता है कि कब स्टार्ट हुई थी, तो 2020 में। किस मिनिस्ट्री से हुई की है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अब इसका पर्पज क्या है? तो दो चीज़ें, या तो यहाँ इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसमें पर्पज देखो, और अगर यहाँ ना मिले तो आप गूगल करो, यहाँ ना मिले तो आप गूगल करो। अब देखते हैं, चलो द पीएम स्वनिधि। तो सबसे पहले तो पीएम स्वनिधि, अगर स्वनिधि का आपको फुल फॉर्म नहीं पता तो लिख लो, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड, तो इम्प्लीमेंट तो इसके द्वारा किया गया, तो ये तो आपने लिख ही दिया। 1 जून 2020 को लॉन्च किया गया, तो 1 जून भी याद न रखोगे तो 2020 तो रख ही लो। द स्कीम एम्स टू प्रोवाइड अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लॉन्स टू स्ट्रीट वेंडर्स। तो बेसिकली ज़्यादा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ध्यान रखो, ऐसे लिख लो कि ये लोन देते थे, किसको? स्ट्रीट वेंडर को यहाँ पर लोन देने का काम किया गया था। ठीक है, टू हेल्प देम रिज्यूम देयर लाइवलीहुड पोस्ट कोविड-19 पैंडेमिक। जो कोविड-19 पैंडेमिक था उसके बाद की जो सिचुएशन है वो थोड़ी सही हो सके, इसलिए उनको। अब यहाँ पर जो लोन है, अब आपके माइंड में इतनी भी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। क्यूरियोसिटी जब होगी यहाँ पर आपके माइंड में, जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, है ना, जब आपको थोड़ी सी समझ बिल्डअप होने लगेगी, तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि हाँ, कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि कितने अमाउंट का लोन दिया जाता है, तो फिर गूगल करके देखो, या यहाँ दे रखा है, देखो यहाँ भी दे रखा है, अंडर दिस स्कीम स्ट्रीट वेंडर कैन अवेल अ वर्किंग कैपिटल लोन अप टू 10,000। तो यहाँ पर आपको जो लोन देने की बात की गई है स्ट्रीट वेंडर को की गई है पहली बात, और कितने रुपए तक की गई है? 10,000 की बात की गई है। ठीक है, और कितने टाइम के लिए? 1 ईयर के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। और अगर आप पेपर दे रहे हो तो ये चीज़ें देखो पढ़ते पढ़ते ही समझ में आएंगी आपको। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी पूछ लेता है पेपर में। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछ लेता है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पर देखो एलिजिबिलिटी क्या है। द स्कीम इज एप्लीकेबल टू ऑल स्ट्रीट वेंडर्स इंगेज इन वेंडिंग इन अर्बन एरियाज और एज ऑन और बिफोर 24 मार्च 2020। मतलब 24 मार्च 2020 से पहले जो भी इंगेज्ड है यहाँ पर, जो अर्बन एरियाज में इंगेज्ड हैं स्ट्रीट वेंडर में, तो वही यहाँ पर अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर ये इंटरेस्ट सब्सिडी वगैरह थोड़ा सा अगर आप देखना चाहते हो तो ये भी देख सकते हो, क्योंकि पेपर में कभी कभी चीज़ें डेप्थ में बन जाती हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डिड इंडिया बिकम टू बी गवर्नड इन द नेम ऑफ ब्रिटिश क्राउन। तो देखो ब्रिटिश क्राउन, आपको अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा है तो पता होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के थ्रू आया। तो अगर आपको पता है तो नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नहीं पता तो ये लिख सकते हो कि ब्रिटिश क्राउन कब आया भारत में। ब्रिटिश क्राउन स्टार्ट गवर्निंग या स्टार्टेड गवर्न फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अब इसमें देख लो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो तो। और अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आप जब भी देख पाओगे अच्छे से जब थोड़ा सा चीज़ों को आपको बेसिक नॉलेज होगी। अगर आपको बिल्कुल बेसिक नॉलेज नहीं होगी तो आपको पता ही नहीं होगा कि क्या आपको नोट डाउन करना है, क्या आपको नोट डाउन नहीं करना। आप देखो यहाँ पर ये बहुत सारे फैक्ट्स यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 मार्क द एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल इन इंडिया। जो आपकी यहाँ पर 1858 का एक्ट था उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल है ख़त्म हो जाता है और ब्रिटिश क्राउन का रूल यहाँ पर शुरू हो जाता है। तो ये पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका। ठीक है, दिस एक्ट ट्रांसफर द पावर ऑफ ब्रिटिश इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। ये जो पावर है किसको ट्रांसफ़र करता है? तो ऐसे याद रख लो कि जो ऐसे शॉर्ट में लिखा करो कि पावर ईस्ट इंडिया कंपनी से कहाँ चली गई? ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ रूल देखो ऐसे लिख लो, रूल एंडेड और रूल स्टार्टेड। ठीक है, तो यहाँ से आपके ये तीनों पॉइंट इस तरह से आपने लिख लिए, तो पूरी रामायण आपको लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है।
अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखो क्या दे रखा है। तो अगर हम यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखते हैं तो इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं पता तो लिखो कि इसको क्या बोलते हैं, इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं। तो ऐसे आप एरो बना के भी लिख सकते हो, ऑल्सो नॉन एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। दिस रिबेलियन वाज अ मेजर वर्ल्ड अल्टीमेटली अनसक्सेसफुल। तो यहाँ पर आप पॉइंट में लिख सकते हो कि ये कैसा रहा, अनसक्सेसफुल रहा। अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल। ठीक है, किसके अगेंस्ट था ये, ईस्ट इंडिया कंपनी रूल्स के अगेंस्ट था। द रिवॉल्ट विस्पर्ड पार्टिसिपेशन फ्रॉम वेरियस सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक है, बहुत सारी वेरियस सेक्शन से इसमें पार्टिसिपेट किया गया, तो वो यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जैसे देखो आपने पहले पढ़ रखा, अब आपको हिस्ट्री पहले पढ़ रखी है, तो आपके माइंड में सबसे पहले ये आना चाहिए कि अच्छा भाई ईस्ट इंडिया कंपनी बनी कब थी। अच्छा भाई ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई थी। अच्छा जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी उस वक्त कौन सा मुगल एम्परर था जो रूल कर रहा था। ओके, फर्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फैक्ट्री है वो कहाँ सेटअप हुई थी। ओके, तो ये सारे सवाल आपके दिमाग में घूमने चाहिए जब आप ईस्ट इंडिया कंपनी देखो। और कुछ भी सवालों के जवाब ऐसे हैं जो आपको नहीं आते हैं वो गूगल करो, और गूगल करके अपनी एनालिसिस कॉपी में नोट डाउन कर लो। सपोज आप भूल गए हो, आपको याद नहीं है, क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट सवाल हैं कि आपको पता ही होने चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं आपके जो आपको नोट डाउन करनी है, आपको नहीं पता है तो। हॉर्नबिल फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो जो आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल है ऑर्गेनाइज किया जाता है वो किस स्टेट में किया जाता है हर साल, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि नागालैंड में किया जाता है। अब देख लो कि हॉर्नबिल फेस्टिवल से रिलेटेड कोई और इम्पोर्टेंट डाउट तो नहीं है, तो मतलब इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज अ एनुअल इवेंट ऑर्गेनाइज बाई गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड। तो इतना लिख लिया कि नागालैंड में होता है, तो और एडिशनल लिखने की जरूरत नहीं है। इट इज़ हेल्ड फ्रॉम दिसंबर 1 to 10, ये लिख लो क्योंकि आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि आपका जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है कब सेलिब्रेट किया जाता है या कितने दिन का फेस्टिवल होता है। तो ये 10 डेज का फेस्टिवल होता है। तो जब 1 से 10 दिसंबर लिखोगे तो आपको पता होगी कि हाँ भाई 10 दिन का है। ठीक है, द फेस्टिवल इज़ नेम्ड आफ्टर द इंडियन हॉर्नबिल। तो ये भी पता होना चाहिए क्योंकि ये हॉर्नबिल फेस्टिवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये नेम्ड आफ्टर विच फेस्टिवल, तो यहाँ पे लिख लो नेम्ड आफ्टर इंडियन हॉर्नबिल, कि जो इंडियन हॉर्नबिल होता है उसके ऊपर ही इसका नाम यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, द इवेंट शोकास्ट नागालैंड रिच कल्चर ट्रेडिशन हेरिटेज, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद अगर आप नागालैंड के बारे में पढ़ो तो देखो नागालैंड, नागालैंड इज अ स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगी। ठीक है, जिसमें बहुत सारी ट्राइब्स और वाइब्रेंट फेस्टिवल मनाए जाते हैं। द कैपिटल ऑफ नागालैंड, अगर आपको कैपिटल नहीं याद है तो प्लीज़ लिख लो, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। यहाँ कोहिमा और ब्रैकेट में ऐसे कैपिटल डाल दो कि ये कोहिमा क्या है, इसकी कैपिटल है। नागालैंड वाज फॉर्मली इस्टेब्लिश्ड स्टेट, बहुत रेयर पूछता है लेकिन कभी पूछ ले तो लिख सकते हो आप कि ये कब बनी थी। दिसंबर 1 1963 को फॉर्मेशन हुआ था, फॉर्म। तो बस शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो, पूरा नागालैंड को पूरा सेंटेंस फॉर्म में नहीं लिखना है। ठीक है, वो अब आपको आना चाहिए कि कैसे आप शॉर्ट में लिख सकते हो। यहाँ इंडियन हॉर्नबिल के बारे में दे रखा है। ठीक है, फेस्टिवल ऑफ नागालैंड, बिसाइड द हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड सेलिब्रेट्स अदर फेस्टिवल। तो आप देखो ये हॉर्नबिल तो पूछ लिया, अदर फेस्टिवल तो अदर फेस्टिवल भी तो पूछ सकता है। तो नागालैंड जहाँ पर आपने ये नागालैंड लिखा है वहीं पर लिख सकते हो अदर फेस्टिवल्स करके, या फेस्टिवल्स करके भी लिख सकते हो, वहाँ पर ये सारे लिख सकते हो। मोयात्सु, मो अ सु, सैक्रेनी। ठीक है, तो ये सारे फेस्टिवल यहाँ पे लिख सकते हो। बाद में जब आप रिवीजन करोगे तो आपको याद होना चाहिए। तो देखोगे कि एक सेक्शनल टेस्ट आप लगा रहे हो उससे आपको इतनी ढेर सारी नॉलेज हो जाएगी, बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी आपको। आप क्वांटिटी पे मत देखा देखा करो, क्वालिटी पे जाया करो। कि अगर आप लगा एक रहे हो लेकिन ठीक है एनालिसिस करने में टाइम लगेगा, लेकिन उसके थ्रू आपने कितने क्वेश्चन सीख लिए, कितनी क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर ली, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। एट द संसद रत्न अवार्ड 2023 हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव्ड द डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो यहाँ पर देखो जहाँ भी आपको करंट का सवाल दिख जाए उसको आँख उसको बस स्किप कर देना इस तरह से कि भाई तुम हमारी ज़िंदगी में हो ही नहीं, क्योंकि करंट का सवाल कभी रिपीट नहीं होगा, इसलिए आपको यहाँ पर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद
When was the National Judicial Commission Bill, which is private member bill to regulate the appointment of judges through the National Judicial Commission, introduced by राज्यसभा? तो देखो ये भी करंट का सवाल है, तो इसको भी स्किप कर दो। द मुगल एम्परर बाबर वाज अ डिवोटी ऑफ। तो देखो मुगल एम्परर बाबर के बारे में अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो पढ़ी होगी। तो मुगल एम्परर जो बाबर था वो किसका डिवोटी था? तो वो नक्शबंदी करके सूफी सिलसिला था, उसका डिवोटी था। जब हम देखो हम कंप्लीट हिस्ट्री कर चुके हैं, आप हिस्ट्री के सवाल सभी देख रहे होंगे कि जो हमने पढ़ाया है वहीं से आया है आ रहा है। तो अगर आपने हिस्ट्री नहीं देखी है तो एक बार देख लेना, ठीक है। 27 लेक्चर में कंप्लीट हिस्ट्री कवर कराई है, और एक बार कवर करा के इन क्वेश्चंस को लगा लो, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो नहीं लगा पाओगे। कंप्लीट स्टैटिक जीके कराई है, तो स्टैटिक जीके के भी जितने भी सवाल हैं सारे मैंने आपको करा रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चलो हम वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर सपोज आपको नहीं पता, तो बाबर किसका डिवोटी था? नक्शबंदी का। अब चलो आपको ये तो पता चल गया, जस्ट बेटा सेकेंड। यहाँ पर जो बाबर था वो किसका डिवोटी था? ठीक है, किस सूफी सिलसिला का? नक्शबंदी का। लेकिन अब बाबर के बारे में आपको और सवाल आने चाहिए आपके दिमाग में। अगर आपने बाबर के बारे में पहले पढ़ा हुआ है तो सबसे पहले तो आपको बाबर के सारे बैटल पता होना चाहिए। अगर आपको बैटल नहीं पता है तो आप अपनी एनालिसिस कॉपी में एक पॉइंट बनाओ बाबर, उसके सबसे पहले तो ये लिखो कि डिवोटी, क्योंकि हो सकता है कि ये आपको ना पता हो। डिवोटी ऑफ द, ये पूरा नक्शबंदी सूफी सिलसिला लिख लो। फिर उसके बाद इसके बैटल्स लिख लो, ठीक है। अगर बैटल्स नीचे दिए हैं इन्फॉर्मेशन में बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दिए होंगे तो आपको गूगल से देख लेना, ठीक है। यहाँ पे नहीं दिए हैं तो यहाँ पर आप गूगल से देख लो कि फर्स्ट कि बैटल्स ऑफ बाबर, तो उसमें फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल, ठीक है, थर्ड बैटल, ठीक है। यहाँ पर सारे बैटल आपको पता होने चाहिए। बाबर के बारे में ये और क्या पता होना चाहिए कि चलो बैटल्स ही याद रख लो, और बाद बाकी का तो जब हिस्ट्री रिवाइज करोगे तो आपको पता ही चल जाएगा, मतलब सारा चीज़ आप पढ़ोगे बाबर के बारे में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डांस ऑफ गोवा इज परफॉर्म टू सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ मराठा वॉरियर्स ओवर द पुर्तगीज, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा डांस है जो गोवा में परफॉर्म किया गया था बेसिकली मराठाज की विक्ट्री पर पुर्तगीज के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर घोड़ मोदनी करके डांस है, हमने आपको स्टैटिक जीके में भी ये पॉइंट लिखाया था, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर सपोज आपको नहीं पता, ठीक है, तो आपको नहीं पता तो ये लिख लो। आपको ये तो पता होगा कि ये डांस फोक डांस, अगर आपने फोक डांस पढ़े हैं, तो अगर आपको ये भी नहीं पता कि ये गोवा का है तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि गोवा का है। डायरेक्ट ज़्यादातर पेपर में यही पूछता है कि ये डांस कहाँ का है, तो डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ का है, गोवा का है। साथ ही में ये सेलिब्रेट, फिर ये आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिख लो कि सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ मराठा वॉरियर्स ओवर द पुर्तगीज, ठीक है। और नीचे देख लो कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या मिल सकता है आपको। घोड़ मोदनी इज अ ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ गोवा, तो ये तो आपने लिख ही लिया, ये पूरा पॉइंट लिख लिया। द डांस फीचर्स परफॉर्म ड्रेस्ड एज अ हॉर्स राइडर्स, ये सारी चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है। घोड़ मोदनी इज अ टाइपिकल परफॉर्म ड्यूरिंग द सिग्मो फेस्टिवल, ठीक है। तो ये लिख लो कि ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ड्यूरिंग सिग्मो फेस्टिवल। तो कभी अगर आप पेपर में आपसे ये पूछे कि सिग्मो फेस्टिवल कब, मतलब कहाँ का है, तो गोवा का है। अब आपका ये पॉइंट भी, अब आपका यहाँ पर देखो घोड़ मोडनी डांस भी हो गया, और घोड़ मोडनी डांस कब होता है, सिग्मो फेस्टिवल पे। तो आपको फिर ये भी पता चल गया कि सिग्मो फेस्टिवल भी है भैया जो गोवा में होता है, ठीक है। समझ में आई? तो ये दो चीज़ें यहाँ पर फिर आपको साथ ही में क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पर सिग्मो फेस्टिवल के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मराठा एम्पायर के बारे में जैसे दे रखा है तो थोड़ा सा मराठा एम्पायर के बारे में आप खुद से भी गूगल कर सकते हो कि हाँ भाई मराठा एम्पायर के बारे में और क्या पढ़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ये है पुर्तगीज कॉलोनियल रूल इन गोवा, तो गोवा वाज पुर्तगीज कॉलोनी फ्रॉम 1510 से उन्होंने बेसिकली गोवा पर राज किया है। और ये हमारा देश आज़ाद होने के बाद तक यहाँ पर पुर्तगाली गोवा में थे। 1961 में हमारा गोवा यहाँ पर फ्री होता है। बताओ कौन सा ऑपरेशन चलाया जाता है जिसके थ्रू फ्री किया जाता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। साथ में आप गोवा के यहाँ पर फोक डांस लिख सकते हो, देखनी, फुगड़ी, ढालो, जब हमने आपको स्टैटिक जीके में कराया था तो ट्रिक के साथ ये सारे कराए हुए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखो कि कौन सी चीज़ें आपको पता है, कौन सी चीज़ें आपको नहीं पता है। उसके बाद IUPAC नेम ऑफ CH3, CH2, 18 और CH3, तो यहाँ पर इसको आइकोसेन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको अगर नहीं पता है तो लिख लो, और अगर आप छोड़ना भी चाहते हो कि अगर आपको लगता है कि यार छोड़ते हैं तो छोड़ भी सकते हो।
IUPAC ने हम काफ़ी पूछे गए थे 2024 में। और 2024 में जो जीके का लेवल है वो थोड़ा टफर साइड रहा था, मॉडरेट टू हार्ड रहा था। विच ऑफ द फॉलोइंग कथक डांसर्स रिसीव द पद्म श्री ऑफ 2022? तो ये करंट का सवाल है, आंख बंद करो और स्किप कर दो। द बिदार फोर्ट ऑफ कर्नाटका इज इरेगुलरली, जो आपका बिदार फोर्ट है वो किस शेप का है, ये सवाल पूछा था। तो देखो मैक्सिमम चांस है कि बच्चे को नहीं पता होता है। हाँ, क्या होता है कि ये सवाल अगर पहले प्रीवियस ईयर पेपर में आया होगा तो बच्चे ने पढ़ लिया होगा, लेकिन इस तरह का सवाल अगर पहले नहीं आया तो ये कोई ऐसा बेसिक सेंस का सवाल नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको पता है तो आप करिए, नहीं पता है तो आप बिदार फोर्ट लिखो, उसकी शेप लिख लो। अभी एनालिसिस कर रहे हो तो एनालिसिस करते वक्त जब आप मॉक लगा रहे हो तब छोड़ दिया करो ऐसे सवालों को। तो सबसे पहले अब आपको क्या पता होना चाहिए कि बिदार फोर्ट का शेप कैसा है। आप कुछ मत लिखो, ऐसा लिखो, आपका है पॉइंट बनाओ बिदार फोर्ट। जब आपने बिदार फोर्ट पॉइंट बनाया तो सबसे पहले तो ये लिखो कर्नाटका में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है कि ये है कहाँ पर, तो आप कर्नाटका में। फिर लिखो रोम्बोइड, ब्रैकेट में लिख लो अगर आपको बाद में याद ना रहे तो इसकी शेप है। और क्या लिख सकते हो आप इसके बारे में, नीचे ऑप्शन में देख सकते हो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देख सकते हो, सॉरी, कि ये कहाँ पर है बिदार फोर्ट, बिदार कर्नाटका में है। ठीक है, यूनिक आर्किटेक्चर के लिए जानते हैं, तो ये कोई लिखने की जरूरत नहीं है। द फोर्ट इज द इरेगुलरली रोम्बॉइड इन शेप फीचरिंग वेरियस बेसन्स एंड स्ट्रक्चर विद इन इट्स पैरामीटर। बिदार फोर्ट इज हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। हाँ, ये लिख सकते हो थोड़ा स्टाइल में, ये किस आर्किटेक्चरल स्टाइल का, कि ये पर्शियन और इंडिजीनियस आर्किटेक्चरल स्टाइल का, कभी कभी पेपर में पूछ लेता है, तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आप बहामी सल्तनत दे रखा है तो देखो बहामी सल्तनत इंपॉर्टेंट हो जाता है कभी कभी। तो बहामी सल्तनत, यहाँ पर बहामी सल्तनत वाज अ मुस्लिम स्टेट ऑफ द डेक्कन इन द साउथ इंडिया। तो बेसिकली एक यहाँ पर मुस्लिम स्टेट थी डेक्कन इन साउथ इंडिया में। हमने बहामी सल्तनत जब हम आपको हिस्ट्री करा रहे थे कंप्लीट पढ़ाया है। ठीक है, इट वाज इस्टेब्लिश्ड, ध्यान रखना कि 19 पेपर में पूछ लेता है, ईयर तो इतना नहीं पूछता लेकिन कौन करता है इसको इस्टेब्लिश ये पूछ लेता है। तो अलाउद्दीन बहमन शाह ने इसको किया था, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बस इतना ही, आपको ज़्यादा आपको याद नहीं करने की ज़रूरत है यहाँ पर। ठीक है, और जैसे ये अपनी फोर्ट पढ़ाना, तो फोर्ट को ये और ध्यान रखना कि ये बनवाया किसने था। एक अहमद शाह बाली बहमन साथ, अच्छा यहाँ दिया हुआ है जस्ट पीटर सेकेंड। द फोर्ट वाज बिल्ट इन द 15th सेंचुरी बाई सुल्तान अहमद बाली बहामनी। ठीक है, इसके बारे में ध्यान रखना, इसका नाम भी लिख लेना, क्योंकि फोर्ट के बारे में कहाँ है ये इंपॉर्टेंट है, किसने बनवाया है ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पहले क्वेश्चन लगाए हैं पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कोस्टल एरियाज वाज फ्लडेड विद सी वाटर एंड रिजल्टेड इन हैवी सॉल्ट डिपॉजिट इन द नियर बाई एरियाज। आफ्टर अ फ्यू डेज इट वाज ऑब्जर्व दैट मैनी प्लांट डाइट। तो अब देखो सिंपल सी बात है, मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं कैसे आपको यहाँ पर एनालिसिस करना है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हम, मतलब अब आपको एक रफ आइडिया तो पता चल ही गया होगा कि कैसे आपको यहाँ पर एनालिसिस करना है, कैसे नहीं करना है। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि फिर काफ़ी बड़ी हो जाएगी। बस एक आपको रफ आइडिया चाहिए था। ठीक है, एट द एंड करना तो आपको ही पड़ेगा। एक आपको रफ आइडिया चाहिए था कि कैसे करेंगे, वो मैंने यहाँ पे बता दिया। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता देना। देखो, और एक और चीज़ यहाँ पर आपको एक जीके के सेक्शनल टेस्ट को लगाने में और लगा के एनालिसिस करने में अप्रॉक्स 30 मिनट से लेके 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा लगेगा बिगनर्स बच्चों को और 30 मिनट लगेंगी जो बिल्कुल थोड़े से रिपीटर्स हैं, बच्चे जिनको बहुत सारी चीज़ें वो पढ़ के आ रहे हैं। और अगर आपके स्कोर अच्छा आ रहा है, अगर आपका 100+ स्कोर आ रहा है तो यकीन मानिए कि आपको 20 मिनट ही लगेंगी या उससे भी कम लगेंगी, लेस देन 20 मिनट लगेंगी इसको एनालिसिस करने में। लेकिन अगर आप बिगनर्स हो, आपने पढ़ाई की है तो आपको 30 मिनट से लेकर 1 घंटा लग सकता है यहाँ पर। तो लेकिन धीरे धीरे आप एनालिसिस करते जाओगे तो ऐसा ही होगा कि जब आप 25-30 सेक्शनल टेस्ट एनालिसिस कर लोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, यार ये तो मैंने पहले से ही पता है, ये तो मैंने पहले से ही नोट डाउन किया हुआ है। और एक और चीज़ आप लोग यहाँ पर ध्यान रखो कि एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उसको जो आप लिख रहे हो उसका टाइम पर रिवीजन करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे कैसे एनालिसिस किया जाता है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।